नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 की जो सिविक्स का हमारा बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें कि हम लोग ने 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो है विविधता की समझ और एक हम पढ़ चुके हैं विविधता एवं भेदभाव। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स में हमने जाना कि विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और साथ ही सेकेंड चैप्टर में हमने जाना कि डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, किस प्रकार का होता है। आज जो है हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सरकार क्या है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि जब भी हम कुछ बात करते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से आपके मुंह से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सरकार ये अच्छा काम कर रही है, सरकार ने नई योजना चलाई है, सरकार जो है हमारी उसने ये काम अच्छे से नहीं किया, सरकार ने नई वैकेंसी नहीं निकाली, ये सरकार अच्छी है, दूसरी सरकार ख़राब है। आखिर हम सरकार के बारे में जो बात करते हैं, सरकार है क्या, ये गवर्नमेंट होती क्या है, इसके बारे में आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग के क्लासमेट्स हैं वो भी क्लास 6 के, तो उसके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, एक्सप्लेन करके समझाऊँ। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि जो भी मैं आपको समझाऊँ वो आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए, कि आपको बार बार उस चीज़ के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गवर्नमेंट। ठीक है, और देखिए इसमें समझने वाली बात है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी को समझाया जा रहा है तो आप समझ जाइए, फिर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में हो, मेन आपका होना चाहिए उद्देश्य समझना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 सरकार क्या है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो मतलब ये हर जगह आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, सरकार सरकार सरकार, ये वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आखिर क्या है सरकार, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे पहले एक बॉक्स दिया गया है, ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाई है। यानी कि ये कोई अखबार की आपको कुछ कटिंग्स दिखाई गई हैं यहाँ पे, और इसमें देखिए कि सरकार के जिन कामों की जो बात करी जा रही है तो उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो ये सब क्या है, सरकार के जो काम है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आज अपना चैप्टर। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। हर देश को कोई भी काम करना है, अब जैसे ही कोई भी इंसान ऐसे खड़ा तो नहीं हो जाता ना, पूरे देश को संभालना, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ठीक है, उसके लिए काम करना। तो इस सब चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमें सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति कैसी बढ़ाई जाए। तो ये सारे काम कौन करती है? ऐसे मतलब बहुत सारे विषय होते हैं, लगभग सभी काम सरकार को करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जो जैसे हमें सोचना ना कि कितने स्कूल्स बनाए जाए, कहाँ बनाए जाए, कि अगर जैसे कि हमारे किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ की कमी हो रही, जैसे कि आजकल देख रहे हो आप लोग, गैस की बड़ी समस्या थी, लेकिन सरकार ने उसके बारे में भी डिसीजन लिया, एक संभाल के रखा कि वे सबको आपूर्ति हो गैस की। तो मतलब जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करती है? हमारी सरकार करती है। ठीक है, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम को चलाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं सरकार गरीबों के लिए चलाती हैं। ठीक है, क्यों चलाई जाती है? ताकि उनका भी उत्थान हो सके, उनकी जो समस्या उनका समाधान निकाला जा सके। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक और रेल सेवाएं चलाना। अब जैसे कि हम लोग ये जो हमारी पोस्ट ऑफिस होते हैं, बैंक खुले होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, सरकारी जैसे कि आपकी रेल मंत्रालय होता है, रेलवे आपकी जो ट्रेनें चलती नहीं है, ट्रेनें आती हैं। ठीक है, तो ये सब का काम कौन संभालता है? हमारी सरकार संभालती है। काहे के लिए? अपने देश में उन्नति के लिए, अपने देश के लोगों का उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार का काम देश की सुरक्षा करना। ठीक
ठीक है, सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। आपने देखा होगा कि देखो सरकार हमेशा देखती रहती है कि भाई जो हमारी हमारी जैसे इंडिया है, हमारे इंडिया की जो बाउंड्री कहाँ तक है, कहीं कोई हमारे देश के अंदर ऐसे घुसपैठ तो नहीं कर रहा है, या हमारे क्षेत्राधिकार में कोई भी आ तो नहीं रहा है। साथ ही क्या होता है कि हमें आसपास के जो देश होते हैं, जो कंट्रीज़ होते हैं, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध हमें रखने पड़ते हैं, ठीक है। और सिर्फ आसपास पड़ोसी देशों नहीं, यानी कि अन्य देशों के साथ भी आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो कैसे घूमने जाते हैं, नहीं, वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है। और क्या होता है, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स बनते हैं और मैत्रीपूर्ण यानी कि एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन कनेक्ट करते ताकि हम लोग मिलजुल के रहेंगे, कभी आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे का सुख में दुख में एक दूसरे का साथ दे सकें, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जो सरकार का काम क्या करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। और साथ ही क्या होता है कि भाई हमारे जैसे हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, अब अगर हमारी दूसरे देश से अच्छे संबंध होंगे तो हम वहाँ से उस टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। जिस चीज़ की कमी हमारे देश में होती है, हम दूसरों से आयात कर सकते हैं उस चीज़ का, और अपने देश में होने वाली चीज़ों का दूसरों तक क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे मिलजुल के काम चलता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो क्या वो हमें अपनी चीज़ देगा, नहीं, और ना ही हम अपनी चीज़ उनको देना पसंद करेंगे, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि सभी देश मिलजुल के थोड़ा अपना आपस में कनेक्शन बनाए रखते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग विजिट पे जाते रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ पे, ठीक है, ताकि हमारे जो संबंध है अन्य देशों के साथ अच्छे बने रहें। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आप देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जब हमारा कोरोना आया था तो कितनी हम लोगों को दिक्कत हो गई थी, है ना। हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, और जो जिन लोगों के पास देखो जो रोज़ काम करते हैं, तब उनके पास क्या होते हैं, पैसे आते हैं, उससे वो अनाज खरीदते हैं। अब उनके पास रोजगार ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो उस समय पे देखो सरकार ने पूरी जिम्मेदारी निभाई थी कि सबको क्या हो, सबको राशन मिले, सबको खाना मिले। और कई लोगों ने भी इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया था, लोगों ने भी क्या की थी, दूसरों की मदद करी थी। तो इसी प्रकार से सरकार ने भी क्या किया था, पूरे देश में कंट्रोल करा था, और क्या किया था कि सबको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले, सबको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मिल पाए, सबको टाइम पे दवाइयाँ मिले, ठीक है, सबका इलाज हो। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे कि सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आपने सुना होगा ना कहीं आपने देखा होगा, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, उनको राहत के रूप में उन्हें कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 50 लाख, कहीं पे ऐसे करोड़, ऐसे करके धनराशि दी जाती है हेल्प के लिए, ताकि क्या है वहाँ पे जो भी लोग हैं पीड़ित हैं उन सबकी सहायता की जा सके। अगर कहीं पे कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है, यानी कि कहीं पे कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसके लिए क्या बने हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स बने हैं, हाई कोर्ट्स बने हैं, राइट। तो ये सब भी क्या होते हैं, ये भी आपके गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है। कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि अरे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती, इतने सारे काम होते हैं, तो ये गवर्नमेंट कैसे कर पाती है, और इन कामों को करना सरकार के लिए ज़रूरी क्यों होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। यानी कि जब सब लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं, काम करते हैं, तो हमें एक मैनेजमेंट चाहिए होता है ताकि एक तरीके से आप उस काम को कर सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि जब भी कोई कुछ नियम बनाए जाते हैं, क्यों बनाते हैं नियम, ताकि एक रूल और रेगुलेशन रहेगा देश में तो सब उसका पालन करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते रहेंगे, जिसके मन में जो आएगा वो करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे देश में अर्थव्यवस्था मतलब कि स्थिति सही नहीं रहेगी, ठीक है। जो व्यवस्था जो होगी वो अव्यवस्थित हो जाएगी, सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगी, जिसके मन में जो आएगा वो करता रहेगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ताकि देश की सीमा के अंदर रह रहे जो भी लोग हैं वो सब पे लागू होते हैं और सबको उनका पालन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और देश की सुरक्षा करना भी, देश की सीमा की सुरक्षा करना और साथ ही संसाधनों का नियंत्रण करना भी क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है हमारी सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है, ये आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब क्या है, ये सब सरकार के अंडर में आते हैं, सरकार के ये अंग हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सरकार के स्तर।
अब सरकार के स्तर से क्या मतलब है, चलिए मैं इसको आपको पहले एक आसान सी भाषा में समझा देती हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, और सिर्फ एक प्रिंसिपल सर हैं आपके जो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, एक स्कूल है, स्कूल में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सब लोग हैं। अगर सिर्फ एक जना कंट्रोल करेगा पूरे स्कूल को, तो क्या अकेले वो इतने सारी चीज़ों को कर पाएगा, उसको संभाल पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए आपके स्कूल में क्या होता है, आपके स्कूल में जैसे सबसे ऊपर क्या होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, फिर आपके जो टीचर्स होते हैं, फिर हर क्लास के अपने अपने क्या बनाए जाते हैं, टीचर बनाए जाते हैं, और हर क्लास के मॉनिटर भी होता है, और साथ ही आपने देखा होगा कैप्टन्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सब क्यों बनाए जाते हैं अलग अलग लेवल पे, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे कि क्लास टीचर बनाए जाते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी क्लास को मैनेज करता है। क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं काहे के लिए, ताकि जब टीचर नहीं है क्लास में तो जो थोड़ा काम है, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो क्लास का मॉनिटर संभालता है उसको, राइट। तो ऐसे ही आपके अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी क्लास को संभालते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही आपका एक ऑफिस होते हैं, स्टाफ ऑफिस, जहाँ पे आपके क्लर्क वगैरह होते हैं जो आपकी फ़ीस सबमिट करते हैं, रखते हैं। तो एक अलग मैनेजमेंट वो हो गया जो आपकी फ़ीस का संभालते हैं सब चीज़ें, ठीक है। प्रिंसिपल सर देखते हैं कि पूरा क्लास में अच्छे से मैनेजमेंट चल रहा है, पूरे स्कूल में कि नहीं, किस चीज़ की कमियां हैं, सब चीज़ बताना है। तो ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं। पियॉन्स होते हैं आपके, जो टाइम टाइम पे क्या करते हैं, आपके रिंग्स बजाते हैं, रजिस्टर को इधर से उधर करना है वो काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो पीटी सर होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको गेम्स खिलाने ले जाते हैं। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, और इस तरह से सबको अगर जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया जाता है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करते हैं और पूरा अच्छे से स्कूल मैनेज होता है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने देश की। ये तो था एक स्कूल का एग्जाम्पल, जब स्कूल इतना छोटा है कि उसको अकेला इंसान इतने लोगों को नहीं संभाल सकता। तो आप ये सोचिए कि क्या केवल देश का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, क्या वो पूरे इतने बड़े हमारे देश को संभाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे देश में क्या बनाई जाती हैं, अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। एक होती है हमारी बिल्कुल राज्य स्तर पर, एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक क्या होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे स्तर पर कार्य करती है। उससे बड़ी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट के अंदर जितने भी जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन सबको ध्यान देती है, ठीक है। और सबसे ऊपर होती है सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश का ध्यान रखती है, राइट। तो अभी हम के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अभी हम जानेंगे, अभी फिलहाल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, स्कूल का जो एग्जाम्पल दिया है, होप आप लोग उसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए पहले हम जानते हैं सरकार के स्तर के बारे में। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होंगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, यानी कि अलग अलग लेवल पे सरकार हमारी काम करती है। एक होता है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक होती है हमारी राज्य के स्तर पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे, जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि एक होती है नेशनल लेवल भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है, आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। जैसे कि आपने ब्लॉक वगैरह सुना होगा ना, ये गांव है, इसका ब्लॉक है, तो ऐसे करके आपने सुना होगा ना। तो स्थानीय स्तर क्या होता है, आपके गांव, शहर या मोहल्ले से होता है उसका मतलब। राज्य स्तर का मतलब क्या होता है, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, ठीक है। इसको चलिए मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये पूरा क्या है, ये आपके इंडिया का मैप है, ठीक है। तो आप इसमें अलग कलरफुल बहुत सारी, ये देखो इतने सारे कलरफुल क्या देख रहे हो, ये कलरफुल क्या है, अलग अलग ये बना रखे हैं आपके स्टेट्स, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, ये उत्तराखंड राज्य का, जैसे कि ये क्या है, आपका स्टेट है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि यहाँ पे क्या है 13 जिले हैं, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इधर, ठीक है। तो इस पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगी, अलग अलग लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, पंचायत शासन होता है, नगर प्रशासन का शासन रहता है, तो वो क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी एक लोकल गवर्नमेंट, राइट। अब जो इस पूरे उत्तराखंड पे या इस पूरे राज्य पे जो इस पे करेगा, राज्य इस पूरे 13 जिलों पे जिसका अधिकार होगा, जो पूरा 13 जिलों को संभालेगा, वो कौन सी करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही हर अपने स्टेट की क्या होती है, अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की अलग होगी, छत्तीसगढ़ की अपनी अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी, राइट, ठीक है।
ऐसे होता है। और यहाँ पे ये जो पूरा देश दिख रहा है, इस पूरे देश को कौन देखेगा, इस पूरे देश को कौन देखता है, नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे नीचे होती है आपकी सबसे नीचे होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, उससे ऊपर होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर होती है आपकी सेंट्रल, जिसे कि आप नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हायरार्की। सबसे नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपके कोई विलेज आता है, छोटा सा टाउन आ सकता है, ब्लॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट आती है इसके अंदर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे पूरे ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि सरकार के स्तर 3 लेवल होते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं, 3। एक होता है नेशनल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डेटा कुछ आपको दिया गया है, प्रशासनिक प्रभाग 2011 का दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यानी कि इस जब आंध्र प्रदेश बना था उसके बाद जो है ये 2 जून, याद रखिएगा बिल्कुल, 2014 में आपका क्या बना था, तेलंगाना राज्य बना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपने देखा होगा कि ये वाला अलग पार्ट हो गया है, यहाँ पे ये JNK, यहाँ पे क्या हो गया, लेह लद्दाख, दोनों का क्या कर दिया गया है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कब किया गया है, 2019 में। तो ये जो मैंने ये चीज़ ना बच्चों बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन वैसे जो गवर्नमेंट वाले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनमें भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर के बना था, कब बना था, कौन से नंबर का राज्य बना था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है 2 अलग किन केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है, या फिर कब बना है। तो ऐसे आपसे डेट पूछ ली जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सरकार एवं कानून के बारे में बात करते हैं। देखो, सरकार का काम क्या करती है, सरकार कानून बनाती है, लॉ। कौन बनाती है, सरकार बनाती है कानून। और देश में रहने वाले सभी लोग वे क्या करते हैं, वे कानून को मानते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। यानी कि जो कानून या रूल्स जो बनाए गए हैं देश में, उसको सबको मानना क्या है, कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके पास ये पावर होती है कि वो लोगों को मजबूर करती है कि भाई उसको सरकार जिनके द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उसको फॉलो करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के दिया गया है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। तभी देखो, कोई भी गाड़ी ऐसे लेके नहीं निकल सकता, तभी चेकिंग होती है ना, क्यों होती है। अच्छा बताओ, आपको सोचो ये लाइसेंस क्यों बनवाते होंगे। लाइसेंस इसलिए बनवाया जाता है ना कि भाई आप लोगों ने अच्छे से गाड़ी सीखी हुई है कि नहीं सीखी हुई है, कहीं आप ऐसी तो नहीं चले आए हो आप सड़क पे चलाने, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको तो होगा ही नुकसान, साथ में जो और लोग चला रहे हैं गाड़ी उनको भी नुकसान हो सकता है ना। क्योंकि अगर आपको अच्छे से गाड़ी नहीं आती होगी, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो आप तो ऐसे भी गलत तरीके से गाड़ी चलाओगे और फिर आप किसी के साथ एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो लाइसेंस क्यों बनवाया जाता है, ताकि आप पहले अच्छे से खुद प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से गाड़ी चलाने की, और फिर आप वहाँ पर जाते हैं टेस्ट देने के लिए। फिर वो आपको चेक करते हैं कि भाई आप अच्छे से गाड़ी चला पा रहे हो कि नहीं, आप सड़क पे गाड़ी उतार सकते हो कि नहीं। तो तभी क्या किया जाता है, वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया जाता है और आपका लाइसेंस बनाया जाता है। तो इससे वो एक तरह से अप्रूवमेंट होता है आपके लिए कि हाँ, आपको ये राइट दिया जाता है कि आप सड़क पे गाड़ी चला सकते हो। तभी आप देखते हो ना, रास्ते में आपकी जो पुलिस लगी रहती है कहीं पे, वो देखती है किसी ने हेलमेट नहीं लगाया है, वो बल्कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे एक लॉ है कि आपको भाई हेलमेट लगा के निकलना है, आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें चेक करते हैं, अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको फाइन देना पड़ता है, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि वो एक कानून है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, हेलमेट पहनने, ये क्या कानून है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इस पर आपको फाइन देना होता है। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर उसे जुर्माना पड़ता है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा गया है कि किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे कि
कानून तो बहुत सारे हैं, आप लोग बहुत सारे कानून जानते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपका क्या देखते हैं वो लोग कि आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप वो दिखाएंगे, वो मैच करते हैं और तभी आपको एंट्री दी जाती है। तो ये भी क्या एक लॉ है। क्यों है कानून? क्योंकि अगर ऐसी कोई आईडी नहीं होगी तो कोई भी किसी के बदले एग्जाम देने जा सकते हैं ना उसके नाम पे। तो लेकिन अगर आप अपनी आईडी दिखा करके, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है आपकी आईडी, उसको दिखा के आप जाते तो वो मैच करते कि हाँ वही व्यक्ति या वही लड़का या वही लड़की देने आई है ना एग्जाम, कहीं उसके बदले में कोई और तो नहीं आया। तो इसलिए क्या होता है, सब बोलते हैं ना अपना आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, वहाँ पे चेकिंग होती है और जो नहीं लेके आया तो उसे अंदर एंट्री नहीं दी जाती, राइट। तो ये भी क्या होता है, कानून होता है। वो ये सब जो भी कानून बनाए जाते हैं ना, ये हम सभी की सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि मान लीजिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और जहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकली है और उसमें बोल दिया कि इसमें SC ST वाले को नहीं लिया जाएगा, या मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि आपको कोई चांस नहीं दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके अधिकारों का हनन होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कानून है जो सबके लिए है ना, ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है इसमें चांस, या फिर ये गलत हो रहा है, या फिर इससे मेरी जाति का या इससे मेरे धर्म को लेकर के गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि कोई भी जो कानून है वो गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय भी डायरेक्ट नहीं जाते वैसे तो, आपके आसपास जो कचहरी होती है वहाँ पे जाके आप उसके खिलाफ लिख सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जा करके। तो यानी कि जो आपके न्यायालय बनाए जाते हैं वो काहे के लिए बनाए जाते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, कोई गलत अपराध हो जाता है, उसका समाधान निकालने के लिए, या फिर मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया है और ऐसा लगता है आपको कि वो गलत है, वो आपके धर्म या जाति को लेकर के आपके साथ पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, आपको सही राइट नहीं दे रहा है, कानून का सही से पालन नहीं हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं और न्यायालय जा सकते हैं। तब न्यायालय बताता है कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सरकार के प्रकार के बारे में, ठीक है। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? यानी कि जो सरकार निर्णय लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसको पालन करवाने के लिए कि सब लोग उस कानून का, उस लॉ का, उस रूल का फॉलो करें, उसको पालन करें, तो उसके लिए बाध्य बनाने की शक्ति उन्हें कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है, ठीक है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है तो उसमें क्या होता है, लोकतंत्रात्मक जो सरकार होती है उसमें क्या होता है कि लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। कैसे देते हैं शक्ति? आपने देखा होगा ना, वोट के माध्यम से। किसके माध्यम से देते हैं? चुनाव के माध्यम से करते हैं। सभी लोग जैसे अपनी अपनी पार्टी से सब लोग खड़े होते हैं और जनता क्या करती है, उसमें से चुनती है कि उसको किसको आगे बढ़ाना है, और फिर वो क्या करती है, उनको चुन के वोट दे करके आगे भेजती है। जो लोकतंत्रात्मक देश होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं, वहाँ पे जो जनता होती है, जनता के माध्यम से ही शासन किया जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजती है सरकार में, और वही लोग क्या करते हैं, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, अपनी जनता का नेतृत्व करते हुए वो कार्य करते हैं। तो वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि और ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी ऐसी काम कर दे रहे हैं। जो भी काम किया जाता है सरकार, यानी कि जो भी निर्णय लेती है, जो कदम उठाती है, तो उसको सब पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है कि हमने ये नियम लाए हैं, ये किस चीज़ के लिए है, ये फ़ायदेमंद क्यों है, ये क्यों उठाया गया कदम, तो सब चीज़ें उसको बताना होता है, पूरा क्लियर करना होता है, ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे कि राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। यानी कि एक तो हो गई लोकतंत्रात्मक सरकार, ठीक है, एक तो हो गई आपकी लोकतंत्र सरकार या लोकतंत्रात्मक भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसमें क्या है, जहाँ पे आप वोट देके क्या कर रहे हो, चुन रहे हो और आगे लोगों को भेज रहे हो सरकार बनाने के लिए। लेकिन
जो राजतंत्र सरकार होती थी ना, तो आपने देखा है कि पहले क्या था, राजा रानी वगैरह का शासन हुआ करता था और उन्हीं का निर्णय क्या करते थे सब लोग, जो भी उनका निर्णय होता था वही फाइनली फॉलो किया जाता था। यानी कि राजा ही क्या करता था, सारे निर्णय लेता था। उसके पास एक छोटी से कुछ लोगों का ग्रुप होता था जो उसको अलग अलग विषय पे क्या करते थे, सलाह देते थे। जैसे आपने सुना होगा ना, उसके मंत्री होते थे, कोई वजीर होता था, कोई अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता था, तो कोई सैन्य डिपार्टमेंट से होता था। तो मतलब अलग अलग तरह के क्या होते थे, राजा के पास लोग हुआ करते थे और जो उनको सलाह देते थे, मशवरा देते थे किसी भी मुद्दे, किसी भी विषय पर, ठीक है। लेकिन लास्टली जो निर्णय लेना होता था वो सरकार को लेना होता था, ठीक है। तो ये होता है राजतंत्र सरकार। और साथ ही आपने देखा होगा कि राजा का बेटा राजा बनता था, राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र सरकार में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक कोई जो बन गया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो उनके बच्चे बनते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, उसमें हर 5 साल के बाद क्या होता है, चुनाव होता है और फिर जनता देखती है कि भाई इस 5 साल में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया। अगर वो अच्छे काम करती है, जनता को पसंद आती तो फिर से जिता देते हैं उनको, और अगर उनको लगता है कि सही काम इससे नहीं किया तो उसको गिरा भी सकते हैं, फिर दूसरी सरकार बना सकते हैं, राइट। लेकिन ये आपके राजतंत्रीय सरकार में नहीं होता, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। यानी कि जो जैसे कि अभी हमने कहा कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में आप जो भी निर्णय ले रहे हो, कुछ भी कानून बना रहे हो, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है हर चीज़। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि जो राजा ने निर्णय ले लिया या रानी ने निर्णय ले लिया है तो वो उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते थे, उन्हें कोई भी सफाई देनी नहीं पड़ती थी, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स में यहाँ पे दिए गए इसको भी समझ लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी होती है वो उन निर्णयों को, उन डिसीजन को लेने में इंपॉर्टेंट होती है जो उनको इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने हिसाब से आपको क्या करना है, इसके कोई कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों, यानी कि आपके आसपास कैसी शासन व्यवस्था है और उसमें आपको क्या कमी लगती है, आप क्या चाहती हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो ये आपकी जो अपने पर्सनल थॉट है उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। ऐसे लिखा है कि यहाँ पे राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, तो क्या ये गलत है? राजतंत्र में देश के नागरिक अपनी पसंद के नेता को नहीं चुन सकते थे, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन ये चीज़ लोकतंत्र में होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन चलाने की संपूर्ण ताकत होती है, गलत है। लोकतंत्र में नहीं होता था, ये तो राजतंत्र में होता था। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, रॉन्ग। राजतंत्र में तो ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं, ठीक है। तभी तो उसके स्थान पर आपकी लोकतंत्र सरकार आई है। आगे बात करते हैं बच्चों लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देखो जो बच्चे हैं या बड़े हैं, बस ध्यान से सुनते रहना। देखो, शुरू से अच्छे से अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। क्या होता है ना, ये सब हमारी, अगर मुझे बच्चे सुन रहे हैं ना, तो ये हमारी खेलने कूदने की उम्र होती है ना, इस समय पे हम अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है, आगे चल करके जैसे हम कभी सोचते हैं तैयारी के लिए, तो क्या होता है फिर हम दोबारा से वापस क्या आते हैं, क्लास 6 से फिर से स्टार्ट करते हैं और हमारा वो टाइम ही जाता है। अगर हम शुरू से अभी से अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें तो आगे चल करके क्या होगा, हमें वो दिक्कत नहीं होगी, हमारा बेस ऐसा स्ट्रांग होगा कि आगे जो भी चीज़ें आएंगी ना, हर चीज़ को हम कनेक्ट कर पाएंगे। और जो बच्चे मुझे, जो छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्लास 6 में हैं या जो भी हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी बच्चों कि बहुत सी गलतियाँ होती हैं जिनसे हम सीखते हैं और ये गलतियों का पता हमें कब चलता है, जब हम बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, तब हम याद करते हैं कि काश हमने बचपन से, उस समय हमारे पेरेंट्स हमें कहा करते थे अच्छे से पढ़ाई करो, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, हम खेलने कूदने में इसी में अपना ध्यान देते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम बड़े होते हैं ना, हम आगे चल के ना, जब हमें तैयारी करनी होती है, जॉब की तैयारी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तो क्या होता है कि हमने अपने आप बेस तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ध्यान तो खेलने कूदने में लगता था। और फिर लगता है कि अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, फिर दोबारा से क्या करते हैं, हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इससे बच्चों क्या होता है, हमारा टाइम भी निकल जाता है। और जो बच्चे शुरू से ध्यान देते हैं ना, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देते हैं, अच्छे से उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो आगे चल के वो जो भी चीज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ सुनते हैं, तो अच्छे से उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं और उनका अच्छे से जल्दी निकल भी जाता है, क्योंकि वो शुरू से ध्यान देते हैं। तो जो बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी बच्चों कि अभी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना एंजॉय भी करो, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करो, क्योंकि आगे आने वाले जो समय ना बच्चों, ये पढ़ाई का ही है। और अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं करोगे, आगे बहुत पछताओगे, ठीक है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि अच्छे से अभी से पढ़ाई पे ध्यान दो और जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी हर बच्चे से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि बच्चों न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ना अभी से डालो, क्योंकि क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आप शुरू से अगर आप अच्छे से सब चीज़ पढ़ते हो ना तो हर चीज़ आपको पता चलती है कि पूरे देश में क्या चल रहा है। और आगे आपका जो करंट अफेयर्स आपकी आती रहती है ना, तो उसको आपके जो पहले का जो नॉलेज होता है ना उससे हर चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा पहले ऐसे हुआ था, अब ऐसा हुआ है। तो अपनी हैबिट बना लो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की, और उसमें फालतू की चीज़ें नहीं, पर आपका जो मेन सरकार क्या चल रहा है, हमारा गवर्नमेंट में क्या क्या काम चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ हुआ, कौन सा सम्मेलन हुआ है, ठीक है, हमारे जो मंत्री जी वो कहाँ पे गए हैं, उन्होंने उनसे क्या एग्रीमेंट किए हैं साइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पढ़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो गलतियाँ हमने करी तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप वो गलतियाँ मत करना, ठीक है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही शासन होता है। अभी आपने पढ़ा ना कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग वोट देते हैं, अपने नेता को चुनते हैं और आगे भेजते हैं, और फिर वही नेता क्या करता है, अपनी जनता का नेतृत्व करते हुए वो अलग अलग काम करते हैं, सरकार बनाते हैं और काम करते हैं। लेकिन ये अधिकार आपके राजतंत्र में जब राजा का शासन हुआ करता था उस समय ये सब अधिकार नहीं हुआ करते थे। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हमारा देश में जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई है, डेमोक्रेटिक जो कंट्री बन गई वो एक दिन में बन गई, नहीं बच्चों। इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अंग्रेजों ने हम पे लगभग 100 साल तक हम पे शासन किया था, हम उनके गुलाम बने हुए थे, ठीक है। और उससे पहले राजा महाराजा का शासन चलता रहता था, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने बहुत संघर्ष किए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तब जा कर के हमको ये आज़ादी मिली है। और तब जाके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें हर चीज़ को ध्यान में रखा गया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे कि हमारे देश में रह रहे जितने भी विभिन्न जाति धर्म लिंग के जितने भी लोग हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल राइट्स हो, सबके समान अधिकार हो, ठीक है। तो ये एक दिन का सफ़र नहीं है बच्चों, कई सालों लग गए, हमने बहुत संघर्ष किए और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं जो हम नहीं झेल सकते। उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं हमें आज़ादी दिलाने में, ठीक है। तो ये बहुत लंबा सफ़र था। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र? क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसी इसको हम लोकतांत्रिक सरकार को हम प्रतिनिधि सरकार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि लोग ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट उनको कर देते हैं भर्ती, नहीं, वो सब खड़े होते हैं और फिर क्या करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा लोग क्या करती है, जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और यही प्रतिनिधि जो मिलते हैं यानी कि जो जीत जाते हैं तो यही प्रतिनिधि मिलकर के क्या करते हैं, हमारी सारी जनता के लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और यही लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। कोई भी देश अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकता जब तक वहाँ पे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। यानी कि एक समय ऐसा भी था कि जब औरतों को या फिर जो गरीब होते थे ना, उन लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति यानी कि अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित यानी कि इलिटरेट लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था पहले। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। आपने देखा होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे ही था कि वहाँ पे जो काफ़ी उच्च वर्ग के जो लोग होते थे ना, उन लोगों को आगे निर्णय जो भी लेने का अधिकार होता था। जब बाद में वोट वाला भी आया था सिस्टम, तो उसमें भी जो ये अमीर लोग होते थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। औरतों को, जो गरीब लोग होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था, जिसके लिए भी उन्होंने संघर्ष लड़ा था, आगे किया था संघर्ष और फिर उनको भी राइट दिया गया था, लेकिन एक लंबे समय के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज के समय पे देखो, जैसे आप देखते हो कि हर कोई जो भी 18 साल से ऊपर होता है, हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, राइट। लेकिन
ऐसा पहले नहीं था। पहले से केवल वही पुरुष दे सकते थे वोट जिनके पास अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी हुआ करती थी। औरतों को, बच्चों को, जो गरीब होते थे या जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। अच्छा, बच्चों तो छोड़ो, क्योंकि बच्चे तो जो भी 18 साल के ऊपर होंगे तो उनको दिया जाता था अधिकार, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे देखो कि जो औरतें होती थी, जो गरीब होते थे और जो अशिक्षित लोग होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो केवल जो गिने चुने पुरुष, गिने चुने वही लोग होंगे ना जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, तो उन्हीं के नियम, वही लोग नियम बनाते थे, उन्हीं के अनुसार शासन चलाया जाता था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, यानी कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी 1947 से पहले क्या था कि बहुत ही कम लोग जो थे उनको वोट देने का राइट हुआ करता था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि भाई हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। तो ये जो वक्तव्य है ये किसने लिखा है? ये गांधी जी ने लिखा है। किसमें, किस पत्रिका में लिखा है? 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बनाते हुए लिख लेना कि 1931 में जो यंग इंडिया नाम से एक पत्रिका थी जिसमें गांधी जी ने लिखा था कि मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस भी आदमी के पास प्रॉपर्टी केवल उनको वोट देने का अधिकार, जिसके पास नहीं है लेकिन जिसका अच्छा कैरेक्टर है, जो मेहनत करके कमाता है, उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। तो याद करते रहिएगा, समझते रहिएगा, नोट्स बनाते चलना जो जो मैं बता रही हूँ आपको वन लाइन में कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में भी अंडरलाइन करते रहो और एक कॉपी बनाओ जिसमें ये डालते रहो कि इस चैप्टर से ये मेन लाइन है। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सुनते रहो और लिखते भी रहो नोट्स के साथ। चलिए अब हम इस वाले बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। यानी कि संसार में, पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने अपनी इच्छा से लोगों को पावर नहीं दी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे वो रिवोल्यूशन वगैरह हुआ था, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पूरा यूरोप है और जो अमेरिका है वहाँ पे महिलाओं को और गरीबों को कि भागीदार बनने के लिए सरकार में उनको क्या करना पड़ा था, काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी थी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ये देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे पहले से थोड़ा महिलाएं कर रही थी इसके लिए कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था तो उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ी थी, ठीक है। और इस ये आंदोलन किया था वुमेन्स ने वोट्स के लिए, तो इसी को बोलते हैं महिला मताधिकार आंदोलन और इंग्लिश में से सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। और सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। मतलब कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, देखो उससे पहले क्या था कि महिलाओं को समझा जाता था कि ये तो अच्छे से कोई भी काम नहीं कर सकती और ये तो बहुत कोमल होती हैं, कोमल शरीर होता है, ये ऐसा कुछ काम नहीं कर पाएंगी, जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पाएंगी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय कितने सारे पुरुष अपने घर छोड़ करके उस वॉर में चले गए थे, तो जो काम वो पुरुष किया करते थे ना तो वो महिलाओं ने किया, उन्होंने और अच्छे तरीके से किया, बेहतरीन तरीके से सब चीज़ को संभाला। तो लोगों ने भी देखा कि देखो महिलाओं ने कैसे सब जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला और हम लोग तो इनको कैसे इग्नोर करते थे कि ये लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने तो और अच्छे से काम किया है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्या किया था, अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया था कि भी हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी नोट बना लेना कि औरतों को वोट देने का अधिकार आपके अमेरिका में कब मिला था, 1920 में, और उसके 8 साल बाद इंग्लैंड में मिला था, ठीक है।
अच्छा, खत्म हो गया यहाँ पे। चलिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया आपको बॉक्स में देख लेते हैं कि पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, यानी कि आपको मैप देखना है और मैप में देखना है कि भारत के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखिए, उनके नाम लिखिए। अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम लिखिए, यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी में आप रहते हैं, उसका नाम लिखिए और उसके आसपास कौन कौन से पड़ोसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम लिखना है। ठीक है, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिले का नाम लिखिए कि भाई आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम लिखना है आपको। और अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाला मार्ग, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कौन सा वो हाईवे है जो कि आपको दूसरे क्षेत्र में जाते हैं आप जिससे, ठीक है ना, तो उस मार्ग का आपका नाम लिखना, जैसे कि NH45 NH64 ऐसा होता है ना, तो आपके क्षेत्र से कौन सा राजमार्ग जाता है उसके बारे में आपको करना है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे देखो, अभी आप लोगों ने चैप्टर को समझा और आपने जाना कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है। देखो, और साथ ही आप याद रखो, जब नेशनल लेवल पे कोई बात होती है तो पूरे देश के अंदर जो भी पूरे देश के लिए बात करी जाती है। अगर स्टेट के लेवल पे बात होती है ना तो वो खाली अपनी स्टेट के अंदर के लिए बात करते हैं, और अगर लोकल गवर्नमेंट होती है तो वो अपने लोकल एरियाज़ में करते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ योजनाएँ होती हैं जो केवल किसी किसी स्टेट में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही वो होती है, तो वहाँ की जो सरकार होती है ना वो उसको ऑर्गेनाइज करती है। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसको आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि ये स्थानीय स्तर पर है, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे है। जैसे कि पहला आता है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो ये रूस क्या, ये एक अलग कंट्री है, तो दूसरे देश के साथ अच्छे एक गुड या फ्रेंडशिप करने की बात करी जा रही है, फ्रेंडशिप वाले रिलेशन की बात करी जा रही है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की। तो ये किस लेवल पे है, ये है राष्ट्रीय लेवल पे। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, तो ये तो है राज्य स्तर पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलग स्टेट है तो उसने अपना ये स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है अपने स्टेट के अंडर में। ठीक है, तो ये राज्य स्तर पर बात हो रही है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेलवे सेवाएं शुरू करने का निर्णय, ये किसका होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो एक जगह से असम साइड से कन्याकुमारी के बीच नई जो रेल सेवाएं आती है किसके अंदर आती है, ये आती है गवर्नमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ से कहाँ तक उनको रेल सेवाएं शुरू करनी है। ठीक है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, तो वो किसका है, ये तो आके स्थानीय स्तर पे हो जाएगा कि भाई गांव में कहाँ पे सार्वजनिक कुआं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको चुनने का निर्णय किसके पास होना चाहिए, स्थानीय सरकार के पास। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, तो ये पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय किस स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे है पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, तो ये कौन लेगा, ये लेगी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, है ना, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट लेगी कि हाँ पटना में बच्चों के लिए क्या करना है, बड़ा सा पार्क बनाना है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, ये भी क्या है, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने कहा ना, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा के अलग स्टेट है तो उसका अपना डिसीजन होगा, तो ये स्टेट लेवल पे हुआ। और 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय किसका होगा, राष्ट्रीय लेवल पे होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे देश में लागू होगा ना उसको। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर सरकार क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सरकार क्या है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, और अच्छा लगा हो वीडियो तो बच्चों से शेयर करना मत भूलना, और अपनी कमेंट्स जो भी आपकी जो धारणा है सरकार के प्रति उनको ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।